सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय ट्रिकी गुरु में। गाइस देखो, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ और ये जो वीडियो रहेगा वो कंपटीशन प्लस बोर्ड की, जैसे अपनी स्कूल की क्लासेस रहती है 12th, 11th, 10th और 9th के, क्योंकि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट का वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ जो कि सब में कॉमन रहता है, चाहे वो आरएस के लिए, चाहे वो रीट के लिए हो, चाहे कांस्टेबल के लिए हो, चाहे आईएएस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड स्कूल की जो भी कक्षाएं रहती है 9th क्लास के ऊपर उनके लिए ये वीडियो रहेगा। और आज का जो अपने सब्जेक्ट यानी कि जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारत का इतिहास। तो अपने भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके स्रोत यानी कि हमें इतिहास के बारे में कहाँ से क्या जानकारी मिलती है, तो उसके इतिहास की पृष्ठभूमि अपने तैयार करेंगे। तो भारत का इतिहास, इतिहास के बारे में जानेंगे। अब देखो, इतिहास वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जो कि दो शब्दों से बना है। इतिहास की अगर इतिहास वर्ड के अपने संधि विच्छेद करते हैं तो इति प्लस हास, इति प्लस हास से ये बना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही तैयार होता है कि इतिहास किन दो शब्दों के मिलने से बना है, तो वो इति प्लस हास। और इसका अर्थ क्या है? इति प्लस हास का अर्थ अगर देखें अपने, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा वास्तव में हुआ है, ऐसा वास्तव में हुआ है। ये इतिहास का मतलब होता है। यानी कि कई बार सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक दो एग्जाम मैंने देखे हैं कि कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इतिहास किन दो वर्डों से बना है, तो वो वर्ड कौन से है? इति प्लस हास से बना। और अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? ऐसा वास्तव में हुआ है। यानी कि अगर इतिहास का अर्थ पूछे ऐसा वास्तव में हुआ है। तो अब देखो, अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको दो तीन चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कई बार वर्ड आ जाता है ईसा पूर्व और ईसवी सन। अब कई स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि सर ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी सन। यानी कि अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो एक चीज, एक इंसान को याद रखना, ईसा मसीह। किसको याद रखेंगे अपने? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की बात होती है, यानी कि जन्म से पहले, जन्म से पूर्व या जन्म से पहले, और ये है जन्म के बाद में। यानी कि उनका जन्म हुआ नहीं, उनसे पहले की जो बातें होगी वो अपने किस अंदाज में पढ़ेंगे? ईसा पूर्व में। और जन्म होने के बाद में, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके बाद से किसका पढ़ेंगे? ईसवी सन। यानी कि इसका जो क्रम है वो माइनस में चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जिस प्रकार सर्दियों के अंदर टेम्परेचर डाउन होता है, माइनस में जाता है, तो उसी प्रकार जन्म से जो पहले है उसको क्या पढ़ेंगे? 1 वर्ष ईसा पूर्व। और जन्म के बाद में ईसवी सन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा ईसवी सन। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात किससे आएगी? ईसा पूर्व। तो ये ध्यान में रखना कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम है वो क्या कहलाता है? ईसा पूर्व। और जन्म के बाद में ईसवी सन। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद में देखते हैं अपने आगे कि इतिहास के स्रोत क्या है, यानी कि साधन, द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यानी कि साधन क्या है, इसे जानने के लिए हमें कहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। तो देखो कि आपको पुराने शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, तो वो अलग अलग मिले, उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो देखो कि इतिहास को अपने कितने भागों में विभाजित करते हैं, कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला आता है प्रामाणिकता के आधार पर। प्रामाणिकता के आधार पर कितने पार्टों में डिवाइडेशन? इसका 3 भागों में, 3 पार्टों में इसका डिवाइडेशन किया गया है। अब सीधा सा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इतिहास को प्रामाणिकता यानी कि सबूत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर कितने पार्टों में बांटा गया? 3 पार्टों के अंदर बांटा गया। तो कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट आता है प्राग ऐतिहासिक। पहला पार्ट कौन सा आता है? प्राग ऐतिहासिक।
दूसरा है आदर ऐतिहासिक। दूसरा कौन सा है? आदर ऐतिहासिक। और तीसरा ऐतिहासिक। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक यानी कि यहां पर हमें क्या मिला? कोई वस्तु मिली है लेकिन उसका टाइम पीरियड हमें पता नहीं है। कुछ तो मिला है प्राचीन, तो लेकिन कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिले भी कब का है। वो कौन से में? कोई जानकारी नहीं मिलती, जानकारी नहीं मिली, उसे कौन से कालखंड में डालेंगे? प्राग ऐतिहासिक में डाला जाता है। और इसके बाद में आदर ऐतिहासिक, आदि जानकारी मिलना, आदि जानकारी मिलना, उसे कौन से किस में डालेंगे? आदर ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक में किसे कहते हैं? यानी कि जिसके पूरे साक्ष्य उपलब्ध हो हमारे पास। यानी कि जैसे हमें कोई सिक्का प्राप्त हुआ है, कोई सिक्का प्राप्त हुआ, जैसे अजमेर के चौहानों का कोई सिक्का, या जैसे हमारे ईस्वी सन का कोई सिक्का। जैसे हमें अपने रास्ते में जा रहे हैं, अपने रास्ते में जा रहे हैं और हमें 1 रुपये का सिक्का मिला है। क्या मिला है हमें? 1 रुपये का सिक्का मिला है, उसके ऊपर सन लिखा हुआ है 1998। उस पर 1 रुपये का सिक्का है, उसके ऊपर सन क्या लिखा हुआ है? 1998। यानी कि इस सिक्के के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है। इस सिक्के के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है। जैसे आपका घर है, घर के आगे नेम प्लेट लगी होती है। अब देखो कि नेम प्लेट लगाने लगे, लेकिन पहले क्या करते थे? वर्ष लिखते थे, और वर्ष लिखते थे, और जो इसका निर्माण एक तो करता था और एक करवाता था। यानी कि करवाता कौन था? घर का मालिक। उसका भी नाम लिखा मिला जाता है। तो हमें वो मेन गेट के सामने देखते ही हमें पता लग जाता भाई ये जो है वो कौन से कितने साल पुराना, 1997 का है, और इसके घर के मुखिया ये थे। तो इस प्रकार से हमें इसके ऐतिहासिक के अंदर हमें पूरी जानकारी मिलती है किसी वस्तु के बारे में। उसे अपने कौन से में डालेंगे? ऐतिहासिक में। तो प्रमाणिकता के आधार पर कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में, प्राग ऐतिहासिक, आदर ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपनी बात करते हैं कालखंड के आधार पर। तो ये छोटा सा पार्ट है वीडियो का, लगभग 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे पूरी हिस्ट्री, जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से अपने में इम्पोर्टेंटली करेंगे मौर्य काल से। तो देखो कि कालखंड के आधार पर, कालखंड के आधार पर अब देखो, कालखंड के आधार पर अपना पहला आता है पाषाण काल। पहला कौन सा आता है? पाषाण काल। तो पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो पत्थर काल को कितने पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है, और जो पत्थर काल का टाइम पीरियड है वो मुझे कौन बताएगा? 4 लाख वर्ष से 4 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के कहां से कहां तक? 2500 ईसा पूर्व। 2500 वर्ष ईसा पूर्व किसका समय जाता है? पाषाण काल का। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालखंड के आधार पर पहला कौन सा काल आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पाषाण काल। और पाषाण काल का अगर समय पूछे तो 4 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2500 वर्ष ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। तो पाषाण काल को कितने कालों में बांटा गया है? 3 पार्टों के अंदर। पहला आता है पूरा पाषाण काल। पहला कौन सा आता है? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और अगर तीसरे की अगर अपने बात करें तो वो नव या उत्तर पाषाण काल। कौन सा है? उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल? उत्तर पाषाण काल। अब सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि पाषाण काल को कितने खंडों में विभाजित किया गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा
उत्तर पाषाण काल। अब देखो कि इनका अलग अलग टाइम पीरियड कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे आरएस मेन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि कालखंड के आधार पर जो पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड या पाषाण काल पर टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। ये बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो पूरा पाषाण काल, मैंने यहाँ पर समय टाइम पीरियड इसका क्या लिखा है, 4 लाख वर्ष। तो पहले तो ये आएगा, तो 4 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक। अब देखो पूरा पाषाण काल का समय टाइम पीरियड क्या आएगा, 4 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक कौन सा काल है, पूरा पाषाण काल है। इसके बाद में बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, यहां पर 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख से 4000 वर्ष ईसा पूर्व। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 4000 वर्ष ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहेगा, मध्य पाषाण काल। पाषाण काल चला, लेकिन पाषाण काल में कौन सा, मध्य पाषाण। इसके बाद में है अंतिम में कौन सा है, नव या उत्तर पाषाण काल। अब देखो यहां पर मैंने टाइम पीरियड लिखा है 4000 और अंतिम कौन सा है, 4000 वर्ष से लेकर 2500 वर्ष ईसा पूर्व कौन सा समय रहेगा, तो वो उत्तर पाषाण काल। ये आपका हो चुका है कौन सा, उत्तर पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल का टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 4 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2500 वर्ष ईसा पूर्व तक कौन सा कालखंड रहेगा, पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में अगर बात करें तो कौन सा काल आएगा, तो अपने चल रहा है कालखंड के आधार पर अब देखो कि जो आगे आता है वो सेंधव काल या सिंधु सभ्यता। आगे वाला कालखंड के आधार पर दूसरा कौन सा है, सिंधु सभ्यता या सेंधव काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाएगा, सिंधु सभ्यता या सेंधव काल। और इसके अंदर अगर अपने देखें तो कौन सा आएगा, कहां से कहां तक टाइम पीरियड आएगा इसका, तो मैंने अंतिम लिखा था 2500 से 1500 वर्ष ईसा पूर्व का टाइम पीरियड कौन सा कहलाएगा, सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, 2500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक कौन सा काल कहलाएगा, सेंधव काल या सिंधु सभ्यता काल कहलाएगा। इसके बाद में एक आता है वैदिक काल। कौन सा है, वैदिक काल। और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कहां से कहां तक रहेगा, 1500 वर्ष से लेकर 600 वर्ष ईसा पूर्व। यानी कि वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 600 वर्ष ईसा पूर्व रहेगा। लेकिन वैदिक काल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला ऋग्वेद काल, वैदिक काल को 2 पार्टों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला कौन सा है, ऋग्वेद काल, और दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल कौन कौन सा है वैदिक काल में, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेद का जो समय रहेगा वो 1500 से लेकर 1000 वर्ष ईसा पूर्व तक रहेगा। ऋग्वेद का टाइम पीरियड पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1500 से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व रहेगा। तो उत्तर वैदिक का मैंने यहाँ पर 600 लिखा और यहाँ पे 1000 लिखा है, तो इसका आंसर तो आपको याद होना चाहिए। तो बोल दीजिए कि सर 1000 से लेकर 600 वर्ष
ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहेगा? उत्तर वैदिक काल रहेगा। तो ये तो थी वैदिक काल तक की बातें। इसके बाद में काल कौन सा आता है? तो महाजनपद काल आता है। कौन सा काल आता है? महाजनपद काल। और महाजन के बाद में आता है मौर्य काल। तो देखते हैं कि कालों, ध्यान में रखना ये काल आपको याद होने चाहिए। देखो गाइज, अगर ये आपको काल याद हो गए तो टाइम पीरियड में कोई तकलीफ नहीं आएगी, और आगे जो अपने हिस्ट्री के पार्ट करेंगे उनमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि जैसे अपने कोई मकान बनाते हैं, उसकी आज अपनी नींव कमजोर रख देते हैं तो वो आगे जाके कुछ नहीं करेगा। तो ये आपकी नींव भरने का काम करेगा, यानी कि इसको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा काम रहेगी इसका। तो देखो आगे आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद में एक आता है मौर्य काल। कौन सा आता है? तो पहला, इसके अंदर वैदिक काल के बाद में कौन सा काल आएगा? महाजनपद काल। कौन सा काल आएगा? महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद में कौन सा काल आएगा? मौर्य काल। कौन सा आएगा? मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में कौन सा काल आएगा? गुप्त काल। गुप्त की अगर बात करें तो एक बीच में अंदर आता है गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल के बाद में राजपूत काल। राजपूत काल के बाद में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत। 5 वंश आएंगे इसके अंदर। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद में कौन सा काल आएगा? मुगल काल। मुगल काल के बाद में ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल को ही बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का काल। तो आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम का क्वेश्चन रहेगा। तो ये अगले वीडियो के अंदर आप मुझे बताओगे कमेंट करके, इसी कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखोगे। तो ब्रिटिश काल के बाद में आता है विक्टोरिया का काल। विक्टोरिया का काल या ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश का शाही शासन या शाही शासन काल भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय आंदोलन काल। राष्ट्रीय आंदोलन काल और आधुनिक काल। तो ये आपकी हिस्ट्री का क्रम रहेगा, इस प्रकार से अपने पढ़ेंगे। कल अपने जो वीडियो डालेंगे या अपने टॉपिक करेंगे वो रहेगा मौर्य काल से। मौर्य काल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। अपने वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।